Hello friends, very welcome to my new YouTube channel PD Physics Divana Classes, and today's we are discussing about the what is elasticity and how many uses of elasticity and where use of elasticity. This topic is related to the class 11. दोस्तों ये जो टॉपिक हमारा क्लास 11 से रिलेट करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें है तीन चीज़ें, मतलब जो सेकंड बुक होती है ना फिजिक्स की, उसमें हमें तीन चीज़ होता है। एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीन चैप्टर होता है और तीनों चैप्टर में ही ये वाली जो इलास्टिसिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज वेल एज ये वाला अगर हम कहीं IIT के एग्जाम में भी जा रहे हैं, JEE के एग्जाम में भी जा रहे हैं, तो इसमें यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तमाम ऐसी सब चीज़ें पूछे जाते हैं। दोस्तों बेसिकली आप समझिए कि इलास्टिसिटी होता क्या है। जैसे आप देखिए कि ये मेरे पास एक क्या है, रबर है। ये क्या है, एक नॉर्मल पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, जिसे कभी कभार इनिशियल भी कह देते हैं। अगर मैं इस रबर को स्ट्रेच करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो रबर को स्ट्रेच करने से इसमें क्या हुआ, अब देखो दोस्तों ये टूट भी गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैक्सिमम दोस्तों टूट गया, कहा कि क्यों कहा ही क्या जाए, क्योंकि ये दोस्तों इसलिए टूटा क्योंकि मैंने इसकी जो लिमिट होती है किस चीज़ की, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया। अगर किसी भी चीज़ को हम उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दे तो उसमें क्या होता है, परमानेंट इलास्टिक या परमानेंट स्ट्रेच उसमें आ जाता है, और उस भी परमानेंट से ज़्यादा खींच दे तो कटाक टूट जाएगा। जैसे ये कटाक टूट गया, जैसे आपने देखा मैंने इसे इसकी इलास्टिक लिमिट से, रबड़ को इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया और ये टूट गया। इसका रिजल्टेंट ये हुआ। तो दोस्तों अब छोड़िए टूट गया तो क्या ही करें, अब मैं देखता हूँ जैसे इसे खींचा, अब रबर को समझिए मैंने इसे खींचा, इसे इसकी इलास्टिक लिमिट से, अब ये इसकी मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट है। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। क्यों गई ओरिजिनल पोजीशन, आखिर में क्या है ओरिजिनल पोजीशन, इसी का तो हम जो इलास्टिसिटी होता है उसमें हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है क्या दोस्तों, इसका एक फेमस सा डेफिनेशन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसमें वो अपने ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेती है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड सेफ आफ्टर रिमूवल द अप्लाइड फोर्स। ये क्या है, जब हम दोस्तों आप बेसिकली से समझिए, ये क्या है, मेरे पास क्या था, रबर था, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कुछ इसमें मैंने फोर्स दिया, और ये जो फोर्स है ना मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, इसमें खुद नहीं लग रहा, मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, और जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेंगे, इसे अपोज करेंगे। वो चाहेंगे कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहे, क्या चाहेंगे कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहे। इसलिए इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, वो लगेगा रीस्टोरिंग। वो क्या करेगा, अगर मैं इधर खींच रहा हूं तो ये मुझे इस फोर्स का क्या हो रहा है, फील हो रहा है कि फोर्स अंदर की तरफ यूं खींच रही है। अब ये जो मैं अगर छोड़ता हूं ना, जो अगर ऐसे आ रही है जू करके, तो जो ऐसे वाली फोर्स आ रही है इसमें, तो ये किसके लिए आ रही है, क्योंकि इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है इस कंडीशन में। तो दोस्तों हम यही इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, ये बेसिक वाला आज का लेक्चर है। और ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं, ये नया चैनल है, आप इसे जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम फिजिक्स की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, वो क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम IIT प्लस JEE के नज़रिए से देखें, और ये बेसिकली हर एक फील्ड में यूज़ होता है, IIT JEE नहीं, कितने इंटरव्यू में भी आ जाता है। अब दोस्तों इलास्टिसिटी बहुत सारी इंटरव्यू में भी आ जाता है, जैसे मैंने देखा था यूट्यूब पे ही देख रहा था, अब दृष्टि क्लासेस को तो जानते ही होंगे, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यूअर ने सवाल कर दिया कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। वैसे ही दोस्तों आप ये मत समझिए कि क्लास 11 में है, या चलो क्लास 11 को तो छोड़ो, जिसने साइंस नहीं ली उसके लिए बताता हूँ, क्योंकि 10वीं तक साइंस पढ़ रखे हैं, अगर उनसे से भी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। जैसे फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स का SI यूनिट क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, CGS तो नहीं पूछेगा क्योंकि 10th में उतना नहीं बताया जाता, CGS MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसमें मैंने एक देखा था, 10th के लेवल का भी एक सवाल पूछ दिया था, और जो था पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, ये भी पूछ दिया था। तो ये सब आप जो थोड़ा मोड़ा टॉपिक है, जो भी चैप्टर की स्टार्टिंग वाली टॉपिक रहती है कि आखिर में चैप्टर में आखिर में है क्या, वो वाले याद करिएगा। जैसे मैंने कहा इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी के बारे में बताया कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, वही पूछेगा कि इलास्टिसिटी है क्या। जो भी जैसे दोस्तों इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, आपसे एक टॉपिक पूछ लेंगे और बस उसका जो चैप्टर होगा उसका शुरुआत वाला हेडिंग पूछेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे उन्होंने पीरियोडिक टेबल का पूछ लिया हेडिंग, उसमें क्या है, ये नहीं ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, प्रोटॉन की किसने की, चाहे उसे छोड़ो, ये सब कोई नहीं
पूछता, मेन जो आता है चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ छोटा मोटा ध्यान में रखिएगा। अब हम करते हैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पे बात। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के बाद तो ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप और साइज, ये भी लिख सकते हो, जो ये सारा लिख रखता हो, ये एंड लिख दो इधर, एंड शेप एंड साइज आफ्टर रिमूव्ड अप्लाइड फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो चीज है अप्लाइड फोर्स, हाँ आप समझ ही गए होंगे क्या है इलास्टिसिटी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप एंड साइज आफ्टर रिमूव्ड द अप्लाइड फोर्स। जो भी हम अप्लाइड फोर्स उसे रिमूव, जैसे मैंने रबड़ का एग्जांपल दिया। अब दोस्तों एक बात समझो, मेरे पास ये है, अगर मैं इसे खींचूं तो ये नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल और एटम, जनरली सब्सटेंस मेड अपॉन द एटम एंड मॉलिक्यूल, जनरली मतलब ज्यादातर, एक जनरल सी बात है, कोई भी सब्सटेंस है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को फंडामेंटल यूनिट को हम क्या नेम देते हैं? जैसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका क्या है, सेल है। वैसे ही हम इसमें क्या कहते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इसका जो एटम है ना, मॉलिक्यूल, ये रिजिड है, रिजिड पड़ा होगा। लेकिन कोई भी एटम या कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता। इसे तो कहते हैं डस्टर, ये तो रिजिड है, देखो मैं इसे कितना भी खींच रहा हूँ नहीं टूटेगा। लेकिन क्यों ये रिजिड है? रिजिड है इसका मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी ले लो चीज, हार्ड से हार्ड, यहाँ तक कि आप डायमंड भी ले सकते हो, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, वो भी परफेक्टली रिजिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब तो जनरली से बात है, जनरली ऑल पार्टिकल नहीं, ऑल बॉडीज मेड अपॉन द एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बताता हूँ, अभी पूरा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप दोस्तों समझो, ये मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, इसमें छोटे छोटे इसके मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल होंगे, जो कि हाईली क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे। ये क्या है, इसके एटम एंड मॉलिक्यूल है, लिख लेता हूँ, एटम है, एटम से मान के चलो, ये एटम से इसके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, इन सब हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज हो सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इन सबके बीच, इन मॉलिक्यूल्स के बीच आफ्टर में जो इंटरएक्शन फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसे कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये वाली बात हमेशा याद रखना कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो सॉलिड है। अगर हम इसी की जगह गैस की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, जो कि फ्लोनेस होता है, उसमें फ्लो करता है, जैसे क्या ही एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी इधर तो बोतल उस साइड रख रखा है, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता। समझो मेरे पास वाटर है, ये वाटर जा रहा है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें क्या है, ये फ्लो कर रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ये सॉलिड से इसके जो एटम एंड मॉलिक्यूलर आयन है वो थोड़ा कम प्रेस्ड है, मतलब कम प्रेस्ड का मतलब कह रहा है, कहें तो थोड़ा फ्री नेचर के है, इलेक्ट्रॉन जो उसमें पार्टिकल जो थोड़ा फ्री है। ये नहीं कि इसके जैसे देखो दोस्तों, जैसे उसमें ऐसे होंगे, दूरी दूरी पर होंगे, मतलब जगह जगह क्या होगा, खाली चीज होगा, खाली उसमें क्या होगी, खाली जगह होगी, खाली प्लेस होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेसिकली, ये तो आप समझ गए होंगे। और गैस का तो आप जानते ही होंगे, वो तो ज़्यादा ही फ्लो करता है, तो मतलब उसमें तो फ्री रहेंगे सारे जो मॉलिक्यूल होंगे, तभी तो एक दूसरे से वो मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे पास ये है, एक दूसरे से H2+O2 मिला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, H2O बना लिया। तो जैसे ये है, मेरे पास डस्टर है, ये है, अगर समझो कि सॉलिड में जो पार्टिकल है वो हाईली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े रहते तो ये, अगर मैं ऐसे करता तो ये भी कुछ बना लेता नया सब्सटेंस, जैसे वो वाटर बना लेता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये वाली चीज़ें होती है बेसिकली। दोस्तों मैंने तो आपको ये सारी जनरली ये सब बता दिया। अब दोस्तों देखते हैं एक चीज़, जैसे ये है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, ये समझो कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट छोड़ो, और मैंने इसे किसी चीज़ से बांध दिया है और इसके बीच में स्प्रिंग लटका दिया।
ये स्प्रिंग लटका दिया मैंने। अब जब मैंने इसमें स्प्रिंग लटकाया और मैंने इधर से फोर्स देना चालू किया, अभी ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये कौन सी ओरिजिनल पोजीशन है, इनिशियल लिख देता हूँ। इनिशियल और ओरिजिनल का मतलब एक ही होता है, इनिशियल पोजीशन। दोस्तों एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं, कितने टीचर कहेंगे कि जो ओरिजिनल पोजीशन मत लिखना, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन दोस्तों होता है ना, कितने लोग ओरिजिनल का तो मतलब यही समझते हैं कि वो अपने जो चीज़ से बना है, जैसे ओरिजिनल पोजीशन क्या है, तो जैसे रबड़ है मेरे पास, समझो, जैसे यही समझ लो, जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, जैसे मेरे पास मार्कर है, इसमें इंक विंक है, और इंक किस चीज़ से बना है, वो कहाँ से निकला है, वो वाली ओरिजिनल पोजीशन समझ लेते। नहीं, ये जो चीज़ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना है, बनकर तैयार होकर आया है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जैसा है अभी दिखने में, वो है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहे तो। और जो इसके बाद हम जब कुछ करेंगे, इस पे अप्लाई फोर्स वगैरह चाहे कुछ भी करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स इसके अंदर से अप्लाई होगा, तब जो चेंज आएगा, तब वो अलग बात होती है, तब वो फाइनल पोजीशन में जाता है। और फिर से अगर ये अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। यही होता है, और कुछ नहीं है इलास्टिसिटी, समझे। अभी तो मैंने ये इनिशियल पोजीशन का बताया था स्प्रिंग का, समझो, ये स्प्रिंग फिर ज़्यादा करते करते ये एक दूसरे से इतना अटैच्ड हो गया। क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये ज़्यादा कंप्रेस हो गया। ये इधर क्या, ये मतलब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये कंप्रेसनेस महसूस कर रहा है, ये क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, वो भी आएगा। स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस टेंशन हो गया, वो सब पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अगर आपको दोस्तों इलास्टिसिटी क्लियर हो गया, ये जरूरी नहीं है कि क्लास 11, क्लास 9, क्लास 10 के ही बच्चे देखें, कोई भी वीडियो देख सकता है, क्योंकि जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ वाले हैं, और जो इसके बाद आएंगे वो न्यूमेरिकल होंगे, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा एक एक करके। इससे पहले मैंने ग्रेविटेशन भी पढ़ाया था। ग्रेविटेशन के बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो लॉन्च किया था अभी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको इंटीग्रेशन भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, लेकिन थोड़ा वो करके, थोड़ा गैप देके, कि दोस्तों आपको एक थीम तैयार हो। ये जो चीज़ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है, नॉलेज रखना कि हाँ भाई स्प्रिंग जैसे एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस हो रहा है, इधर क्या करेगा कि इधर कंप्रेसिव फोर्स मतलब रिपल्सिव फोर्स अगेन वर्क, रिपल्सिव फोर्स अगेन वर्क। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा कि इलास्टिसिटी का तो एक चीज़ मैं बताया नहीं आपको कि इलास्टिसिटी के दो डेफिनेशन है। एक तो है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है, कौन, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, और दूसरा ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या चाहता है कि वो अपने उसी इनिशियल पोजीशन पे बना रहे, वो उससे आगे न जाए, ठीक है। ये दो चीज़ है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, तो जो जितनी हार्ड चीज़ें हैं वो इतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी है। अगर देखो ना, अगर हम देखें जाए इस दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से, तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। तो उसमें जो आंसर होगा उस समय तक स्टील होगा, क्योंकि हम इसमें दूसरा डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी ये चाहती है कि वो अपने इनिशियली पोजीशन पे रहे, इसीलिए वो क्या करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएगा, धक्का मारेगा, कहेगा, मना करेगा। तो ये वाली चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, शायद ही से यूट्यूब पे शायद ही से बहुत कम चांसेस है कि इतना अच्छे से कोई क्लियर करे, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोस्तों, मैं तो आपसे एक करूंगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे सपोर्ट, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी और भी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं समझाऊंगा। जैसे दोस्तों ज़रूरत पड़े तो कुछ चीज़ें जो रियल लाइफ में भी समझाना, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब एक और चीज़ समझिए, जैसे ये समझो दोस्तों, मैंने उसमें रिपल्सिव फोर्स बताया, आखिर में यही क्यों रिपल्सिव फोर्स काम करता है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये आर को लेते हैं, कोई पोजीशन है आर, अगर दोस्तों कभी भी आर हमारा बड़ा होता है आर नोट से, आर क्या होगा, ये हमारा समझ लो इनिशियल हो गया, नहीं सॉरी, ये इनिशियल हो गया समझो, और ये जो हमने इसमें स्ट्रेन करा है, स्ट्रेन जो इसमें अभी निकला है डेल्टा एल, ये हो गया, वो समझो। ये सब अभी भूल जाओ कि डेल्टा एल क्या होता है, एल क्या होता है, ये समझो इसकी ओरिजिनल लेंथ की बात करना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, उसकी ओरिजिनल लेंथ की, जैसे मेरे पास रबर ये रबर था, ये अभी एल की पोजीशन में, किसके पोजीशन में, एल, स्ट्रेच कर दिया, जो इसमें स्ट्रेचिंग आया है ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेकर, वो डेल्टा एल हो गया, ये समझ लो, ठीक है। तो ये डेल्टा एल हो गया स्ट्रेन। तो इस वाले कंडीशन में कौन सा फोर्स वर्क करता है,
इस वाले कंडीशन में दोस्तों अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो चीज़ है ना, इधर ये वाला कम ही वर्क करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मत करना, ये वाला थोड़ा दोस्तों लॉजिकल है, ये मैं आपको अगली वीडियो में और भी पूरा खुलकर समझाऊंगा। ये दोस्तों जो है, अगर आर जब भी बड़ा हो आर नॉट से तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, और जब भी आर छोटा हो आर नॉट से तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। रिपल्सिव दोस्तों ये वाली चीज़ इधर वर्क कर रहा है, वैसे हम काट नहीं सकते कि नहीं कर रहा, कर रहा है, क्योंकि हम देखें ना आर नॉट तो छोटा है, थोड़ा सा ही तो स्ट्रेन उत्पन्न हुआ है, मान लो बहुत छोटा, मतलब डी जैसे डी होता है ना, डी टी डी एल के समान मान लो डी एल उत्पन्न हो रहा है। डी एल बहुत छोटा, एकदम इन्फानाइटली स्मॉल टाइम छोटा हो रहा है, तो ये वाला सही है। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है इधर अगेन वर्क करेगा, क्योंकि हमने छोटा सा, अगर क्या हुआ इधर हमारा आर नॉट बड़ा है, आर नॉट बड़ा है मतलब ज़्यादा ही स्ट्रेन हमने खींच दिया रबड़ को, तो वो बड़ा है, ये समझ लो, ठीक है। ये वाली छोटी मोटी चीज़ें थी। और दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ आपको इस साइड, और आर जब भी बराबर हो आर नॉट के तो क्या होता है कि नो फोर्स अप्लाई, इधर कोई सा भी फोर्स अप्लाई होगा ही नहीं। जब भी दोनों तो बराबर आ गए, देखो दोस्तों कहाँ गया, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ओरिजिनल है, ओरिजिनल का ओरिजिनल पे ही रह गया, मैंने कुछ अप्लाई ही नहीं करा, तो क्या चेंज आया, कुछ नहीं, नथिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी है, आप लोग जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को मतलब शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बगैर चैनल वायरल होना पॉसिबल नहीं है। अगर देखो दोस्तों आजकल हंसी मजाक फनी वीडियो बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियो कोई नहीं लाइक करेगा, इसलिए दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।